नमस्कार। आज बात करते हैं भारत और इजरायल के रिश्ते की। क्या ये एक बराबरी की साझेदारी है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक देश दूसरे पर कुछ ज्यादा ही निर्भर होता जा रहा है? आज हम इसी उलझे हुए रिश्ते की एक-एक परत को खोलकर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात है 2017 की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की धरती पर उतरते हैं और उनका स्वागत करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, हम 70 साल से आपका इंतजार कर रहे थे। अब ये सुनने में तो बस एक वेलकम लाइन लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी। ये एक ऐसा बयान था जिसने पूरी दुनिया के डिप्लोमैट्स के कान खड़े कर दिए। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये बस एक औपचारिक बात थी जो मेहमान के स्वागत में कही गई, या फिर इसके पीछे कोई गहरा सोचा समझा मतलब छिपा था? आज हम इसी सवाल के जवाब को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी बयान को डीकोड करते हैं। आखिर इस 70 साल के इंतजार का असली मतलब क्या हो सकता है? देखिए, इस एक लाइन के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तरफ ये इजराइल का पुराना रणनीतिक सपना हो सकता है कि भारत जैसी बड़ी मिलिट्री और मार्केट पावर उसके साथ आकर खड़ी हो जाए। दूसरी तरफ हो सकता है ये बस डिप्लोमेटिक तरीके से कही गई एक बड़ी बात हो, एक ऐतिहासिक मुलाकात का जश्न मनाने के लिए, और सच शायद इन दोनों के बीच ही कहीं है। अब इस इंतजार को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना पड़ेगा। देखना होगा कि भारत की विदेश नीति में खासकर इजराइल को लेकर कितना जबरदस्त बदलाव आया है। मोटे तौर पर भारत इजराइल के रिश्ते को हम 3 फेज में देख सकते हैं। 1992 तक भारत खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करता था और इजराइल से रिश्ते बहुत सीमित थे। फिर 1992 से 2014 के बीच रिश्ते तो बने, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे होता था, खासकर डिफेंस डील्स। और फिर 2014 के बाद तो जैसे सब कुछ खुलकर सामने आ गया। ये रिश्ता एक ओपन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया, जिसकी नींव रखी गई एक नई पॉलिसी पर, डी-हाइफनेशन। ये डी-हाइफनेशन शब्द समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत ने फैसला किया कि वो इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने रिश्तों को अलग अलग देखेगा। मतलब इजराइल से दोस्ती का ये मतलब नहीं कि फिलिस्तीन से दुश्मनी हो, और फिलिस्तीन का समर्थन करने का मतलब ये नहीं कि इजराइल से दूरी बना ली जाए। लेकिन इसी करीबी दोस्ती से एक बहुत गंभीर सवाल भी खड़ा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे हाईजैकिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब, क्या इजराइल धीरे धीरे भारत की विदेश नीति को हाईजैक कर रहा है? क्या उसका असर जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है? चलिए इस तर्क के सपोर्ट में जो बातें कही जाती हैं उन पर नजर डालते हैं। जो लोग ये हाईजैकिंग वाली थ्योरी मानते हैं वो इन 5 चीजों पर उंगली उठाते हैं। डिफेंस पर हमारी भारी निर्भरता, पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर, टीम जॉर्ज जैसे ग्रुप्स पर चुनाव में दखल देने के आरोप, अदानी ग्रुप और हाइफा पोर्ट जैसे बड़े कॉरपोरेट और जियोपॉलिटिकल लिंक, और दोनों देशों की सरकारों के बीच बढ़ती वैचारिक नजदीकी। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 34%। इजराइल पूरी दुनिया में जितनी भी हथियार बेचता है उसका 34% यानी 1/3 से भी ज्यादा अकेला भारत खरीदता है। ये आंकड़ा भारत को इजरायली हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार बना देता है। और अगर हम इन डील्स की कीमत देखें तो वो भी छोटी मोटी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 2026 तक ये आंकड़ा 71,000 करोड़ रुपए को छू सकता है। तो ये सिर्फ हथियार खरीदना नहीं है, ये एक बहुत गहरी आर्थिक निर्भरता भी है। फिर आया पेगासस का मामला। आरोप लगे कि इजराइल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप के बनाए स्पाईवेयर से भारत में ही नेताओं, जजों और पत्रकारों की जासूसी की गई। ये एक ऐसा मामला है जो सीधे सीधे देश की संप्रभुता पर, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। और फिर ये टीम जॉर्ज का जिक्र आता है। ये एक खुफिया इजरायली फर्म है जिस पर इल्जाम है कि उसने दुनिया के 30 से ज्यादा चुनावों में सोशल मीडिया बॉट्स और गलत जानकारी फैलाकर दखल दिया है। इन आरोपों ने भारत में भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। और आखिर में बात करते हैं बड़े कॉरपोरेट लिंक्स की। भारत के अडानी ग्रुप ने इजराइल का बेहद अहम माना जाने वाला हाइफा पोर्ट $1.2 बिलियन में खरीद लिया। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस डील को एक मील का पत्थर बताया था। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम था। लेकिन ठहरिए, कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो इस हाईजैकिंग वाली सीधी सादी थ्योरी को चैलेंज करती हैं और इस पूरे मामले को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिस वक्त भारत इजराइल के करीब जा रहा है, ठीक उसी वक्त वो यूएई और सऊदी अरब जैसे बड़े अरब देशों के साथ भी अपने इतिहास के सबसे अच्छे रिश्ते बना रहा है।
ये भारत के बैलेंसिंग एक्ट वाली विदेश नीति का सबसे बड़ा सबूत है। और इस बैलेंसिंग एक्ट की एक बड़ी वजह है हमारी एनर्जी की ज़रूरतें। आज भी भारत अपनी पेट्रोल डीजल की ज़रूरतों के लिए बड़े पैमाने पर अरब देशों पर ही निर्भर है, और यही निर्भरता इस बात को पक्का करती है कि भारत पूरी तरह से किसी एक पाले में नहीं जा सकता। और इसका सबसे ताज़ा और मजबूत सबूत हमें यूनाइटेड नेशंस में देखने को मिला, जब भारत ने 141 देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने के पक्ष में वोट किया। ये कदम साफ दिखाता है कि इजराइल से नज़दीकी के बावजूद भारत ने फिलिस्तीन पर अपनी पुरानी पॉलिसी को पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? असल में ये बहस भारत की विदेश नीति को लेकर दो अलग-अलग नज़रियों की है। एक नज़रिया है यथार्थवाद का और दूसरा है एक संभावित खतरे का। जो लोग इस नीति का समर्थन करते हैं वो इसे रियल पॉलिटिक कहते हैं, मतलब एक ऐसी विदेश नीति जो आदर्शों या भावनाओं पर नहीं बल्कि देश के असल फायदे और हितों पर चलती है। उनके मुताबिक इजराइल से नज़दीकी भारत के राष्ट्रीय हित में है, खासकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मामलों में। लेकिन आलोचक एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि क्या इस रणनीतिक फायदे की कीमत देश की संप्रभुता है? क्या ये जासूसी तकनीक, डिफेंस पर निर्भरता और विदेशी असर भारत की आज़ादी से फैसले लेने की ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं? इसी सवाल का जवाब भारत और इजराइल के रिश्तों का भविष्य तय करेगा।